तो प्रिपरेशन ऑफ एसएमपी तक हमारा हो गया है। आज हम क्या पढ़ेंगे? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है, एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है, तो एसओपी का अगर फुल फॉर्म पूछता है तो आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ही करना है। कहीं कहीं सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर लिखा है तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा एक्चुअल उसका फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ओके, चलिए, तो ये क्लियर हो गया। ट्राइपार्टाइट में क्या हो गया आपका? मैनेजमेंट। एक बार दिखाई देते हैं। ये देखिए, ये जो वर्ड लिखा है ट्राइपार्टाइट सेफ्टी कमिटी, इसमें कौन से? कंस्टिट्यूटेड एट कंपनी लेवल। ठीक है, कंपनी लेवल में ये कॉन्स्टिट्यूट होता है। इसमें कौन कौन रहता है? रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डीजीएमएस, मैनेजमेंट एंड वर्कमैन। वर्कमैन के रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होंगे? यूनियन। मैनेजमेंट के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे और डीजीएमएस के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। ठीक, तो ये क्या हो गया? ट्राइपार्टाइट। बाईपार्टाइट में सिर्फ वर्कमैन और मैनेजमेंट रहता है। ठीक, तो ये आगे हम नीचे पढ़ेंगे। चलिए, अभी हम जहाँ कल छोड़े थे वहां से क्या करते हैं? सिर्फ लिखा है सिलेबस में। सीएमआर में क्या लिखा है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है, तो सीएमआर को ही अपन सही मान के चलेंगे। किसे हम सही मानेंगे? जो भी सीएमआर है हमारा, उसे ही हम सही मान के चलेंगे। सीएमआर में भी क्या लिखा हुआ है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। चलिए, या तो दोनों में से एक ही ऑप्शन रहता है। अभी तक जो भी क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, या तो सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहेगा या तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहेगा। जहाँ तक क्वेश्चंस जो फ्रेम हो रहे हैं उसमें सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहा और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं रहा, तो आप क्या करेंगे? सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर को मारेंगे। ठीक है, दोनों रहा तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को अपन क्या करेंगे? प्रेफरेंस देंगे। इट इज़ अ वर्किंग डॉक्यूमेंट। ये क्या होता है? एसओपी क्या होता है? एक वर्किंग डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्या आउटलाइंस रहते हैं? सारे एक्शंस आउटलाइंस रहते हैं जिन्हें हमें करना है वर्क प्लेस में, ताकि हमारा वर्क प्लेस क्या रहे? सेफ्टी और हेल्थ रहे। ठीक है, उस वर्क प्लेस में क्या रहे? सेफ्टी और हेल्थी वर्क प्लेस हमारा रहे। तो एक एसओपी जो कल मैंने शेयर भी किया, इंग्लिश में नहीं है, उसको गूगल ट्रांसलेट आप लोग खुद भी कर सकते हैं। ओके, गूगल ट्रांसलेट करके आप उसको खुद भी देख सकते हैं। अगर नहीं हो पाएगा तो फिर मैसेज कीजिएगा, तो फिर मैं गूगल ट्रांसलेट करके उसे शेयर कर दूंगा। जो इंग्लिश में कुछ मैसेजेस आए हैं कि जो एसओपी सीओपी आपने भेजा है वो इंग्लिश में भी भेजें। एक बार आप लोग खुद से ट्राई करें गूगल ट्रांसलेट करके। आजकल कोई सा भी डॉक्यूमेंट क्या होता है, गूगल ट्रांसलेट से आसानी से इंग्लिश में या हिंदी में हो जाता है ना। एक बार खुद से ट्राई करें, नहीं हो पाएगा तो अपन खुद देखते हैं। तो एसओपी में क्या आउटलाइंस रहते हैं? सारे एक्शंस जो कि वर्क प्लेस में हमें करना है ताकि हमारा वर्क प्लेस क्या रहे? सेफ और हेल्थ रहे। ठीक है, हाँ। इन ऑर्डर टू कंप्लाई विथ ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टैच्यू, जो भी हमारा रूल रेगुलेशन है उसको ग्रुप में मैं मैसेज कर दिया हूँ। एंड द सिस्टम रिलेटेड टू सेफ्टी, इट इज अ डॉक्यूमेंट दैट वुड बी अवेलेबल टू ऑल वर्कर्स ऑन साइट। ये क्या है? ये एसओपी क्या है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि साइट में सारे वर्कर के पास अवेलेबल होना चाहिए। मतलब क्या? सारे वर्कर्स को एसओपी पता होना चाहिए। अब कुछ वर्कर्स क्या ब्लास्टिंग से जुड़े हुए हैं, तो ब्लास्टिंग का जितना भी एसओपी है उन वर्कर्स को पता होना चाहिए। बेल्ट कन्वेयर है, बेल्ट कन्वेयर से रिलेटेड जितना भी एसओपी है और बेल्ट कन्वेयर में जितने भी वर्कर्स जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं बेल्ट कन्वेयर में, तो जितने भी वर्कर्स हैं उन्हें उस बेल्ट कन्वेयर का एसओपी पता होना चाहिए कि बेल्ट कन्वेयर को कैसे चालू करना है, प्री वन अलार्म बजाना है, फिर चालू करना है, पहले कौन सा बेल्ट कन्वेयर चालू होगा उसके बाद, है ना, सीक्वेंस कंट्रोल होना चाहिए। ये सारा चीज आपका उसमें वर्कर्स को पता होना चाहिए। एंड शुड एनेबल देम टू बी अवेयर ऑफ नॉट ओनली दिस फ्रेमवर्क which within which they have to do their work but also what is expected from them to ensure a safe and healthy work environment। ठीक है, तो उनसे ये भी ये जो एसओपी है उसमें ये सारा भी लिखा होना चाहिए कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है वर्क प्लेस में
उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो इंश्योर हो सके कि जो उनका वर्किंग एनवायरनमेंट है वो सेफ और हेल्दी है। ओके, बिसाइड बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उनका बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होना चाहिए। एन इफेक्टिव सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर शुड कंटेन द फॉलोइंग, क्या क्या होना चाहिए सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर में। रिलेवेंट एक्ट्स, रेगुलेशन और सर्कुलर। ठीक है, मान लो आप ट्रैफिक रूल का एसओपी बना रहे हैं, ठीक है, ट्रैफिक रूल का एसओपी बना रहे हैं, तो वो जो एसओपी बनाएंगे वो कैसा रहना चाहिए, उसमें रेगुलेशन के अंदर ही बातें होनी चाहिए, है ना। अब जैसे हमारा रेगुलेशन है कि 30 kmph से ज़्यादा कोई भी एचईएमएम नहीं चलेगा, तो आप कम कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते, है ना। एचईएमएम का स्पीड आप 40 kmph नहीं कर सकते, हमारा रेगुलेशन क्या है 30 kmph, कि 30 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा स्पीड डंपर नहीं चलेगा, जो भी एचईएमएम है नहीं चलेगा। तो आप उसको 20 कर सकते हैं, आपका कंडीशन खराब है आप उसको 20 कर सकते हैं, लेकिन रूल रेगुलेशन से आप ज़्यादा नहीं करेंगे, है ना। रूल रेगुलेशन के अंदर ही आप एसओपी बनाएंगे। ओके, तो जो भी रिलेवेंट एक्ट, रेगुलेशन, सर्कुलर है उसके अंदर ही आप एसओपी बनाएंगे। इमरजेंसी एसओपी में क्या लिखा रहेगा, इमरजेंसी प्रोसीजर्स, है ना। मान लीजिए अंडरग्राउंड माइंस है, आप कहीं ड्रिलिंग ब्लास्टिंग का काम कर रहे हैं, कुछ हादसा हो गया, तो उस इमरजेंसी कंडीशन में आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है ना, क्या प्रोसीजर्स होगा इमरजेंसी में, क्या प्रोसीजर्स होगा। स्टैंडिंग ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर भी क्या होता है, मैनेजर बनाता है ना, कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स मान लो क्या है, इमरजेंसी एविक्यूएशन प्लान, ठीक है, इमरजेंसी केस में आप कैसे माइन से बाहर निकलेंगे, तो इसका एक स्टैंडिंग ऑर्डर। तो एसओपी के अंदर स्टैंडिंग ऑर्डर्स भी आते हैं कि मान लीजिए इमरजेंसी कंडीशन कुछ आ गया, कहीं आग लग गया या कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया जिससे सभी को खतरा हो सकता है, तो बाहर निकलने का एक स्टैंडिंग ऑर्डर्स रहेगा कि किसकी क्या जिम्मेदारियां होंगी और कौन से रूट से आप बाहर निकलेंगे। ओके, और क्या है, इंडिविजुअल जॉब प्रोसीजर्स, इंडिविजुअल जॉब प्रोसीजर्स एसओपी में आएगा। मान लीजिए एक शॉवेल ऑपरेटर है, तो शॉवेल ऑपरेटर का पूरा जॉब प्रोसीजर्स उस एसओपी में बताया जाएगा, है ना, कि ये शॉवेल ऑपरेटर है, इसकी क्या क्या जिम्मेदारियां है। सबसे पहले ये क्या करेगा, शॉवेल ऑपरेटर अपने शॉवेल के पास पहुंचा, तो ये शॉवेल के चारों तरफ घूम करके देखेगा कि कोई सोया हुआ तो नहीं है, कंडीशन कैसा है, फेस कैसा है ना। फिर देखेगा उसका फेस हाइट ठीक है कि नहीं, बूम से ज़्यादा हाइट का तो नहीं है। फिर ये दो चीज़ें कर लिया, फिर अंदर जाएगा, देखेगा कि सारा ड्रम, ये जो अंदर में ड्रम रहते हैं, हॉइस्ट ड्रम, ठीक है, जिसमें कि रोप लिपटे रहते हैं, वो ठीक है कि नहीं, कहीं रोप उलझा हुआ तो नहीं है। तो इसका ये एसओपी एक बना दिया जाएगा, इंडिविजुअल जॉब प्रोसीजर, है ना। ये शॉवेल ऑपरेटर का है, हो सकता है वाइंडिंग इंजन मैन है, तो उसका एक एसओपी अलग से बना हुआ है कि उसको क्या क्या चालू करने से पहले क्या क्या देखना है, ब्रेक ठीक से लग रहा है कि नहीं, है ना। तो हर एक का इंडिविजुअल जॉब प्रोसीजर भी एसओपी में बता दिया जाएगा। प्रोसेस फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू मेथड्स, इक्विपमेंट और मटेरियल्स, मान लीजिए कोई न्यू मेथड हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। अभी तक क्या होता था, मान लीजिए कोई नया मशीन हमने लाया, ओके, अभी तक हमारे पास कितना, कौन सा मशीन चलता था, 10 क्यूबिक मीटर का, ओके, 10 क्यूबिक मीटर का शॉवेल चलता था। अब हमने क्या किया, एडवांस टेक्नोलॉजी देखा और 40 क्यूबिक मीटर का शॉवेल ले आया। ये 10 क्यूबिक मीटर का शॉवेल हमारे यहाँ माइंस में चलता था, अब क्या है, एडवांस होते जा रहा है, प्रोडक्शन चाहिए, तो हमने क्या किया, 40 क्यूबिक मीटर का शॉवेल ले आया। अब ये नया शॉवेल लाया हमने, नया इक्विपमेंट लाया, तो इसको कैसे हम इंट्रोड्यूस वो करेंगे, कैसे काम करेंगे इसमें, इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, एसओपी बनाएंगे कि हाँ चलो, ये 42 क्यूबिक मीटर शॉवेल मतलब बहुत बड़ा शॉवेल हो गया, उसको कैसे हैंडल करना है, उसके केबल को कैसे हैंडल करना है, कैसे इसका वर्किंग प्रोसीजर रहेगा कि ज़्यादा मशीन में कहीं डैमेज वगैरह ना हो, है ना। तो नया इक्विपमेंट जब आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसका एसओपी बनाएंगे। कोई नया मटेरियल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका एसओपी कर, मान लीजिए आप अभी तक दूसरा एक्सप्लोसिव यूज़ करते थे, है ना, फिर अब क्या किया आपने, इमल्सन यूज़ करना चालू कर दिया, तो ये क्या, वो नया मटेरियल आपने लाया माइंस में, तो इसका भी आप एसओपी यूज बनाओगे कि इमल्सन एक्सप्लोसिव अब यूज़ किया जा रहा है, तो इमल्सन एक्सप्लोसिव को कैसे हैंडल करना है ना। पहले डिटोनेटर, सॉरी, पहले बूस्टर डालना है, फिर एक्सप्लोसिव डालना है, फिर उसके बाद मिट्टी डाल के उसको कैसे स्टीमिंग करना है, ये सारा चीज़ आप क्या करेंगे, स्टोपिंग करेंगे। और न्यू मेथड,
एक क्या आ गया न्यू मेथड, मान लो आपका बोर्ड एंड पिलर मेथड चल रहा है, फिर आप बोले कि ड्रिलिंग ब्लास्टिंग से चल रहा है ना, फिर ये तो नया इक्विपमेंट है, कंटिन्यूस मैनर मान लो लाया तो नया इक्विपमेंट के अंदर आ जाएगा। नया मेथड क्या हो सकता है, आप चला रहे हैं बोर्ड एंड पिलर मेथड से चला रहे हैं, फिर आपको लगा कि नहीं अब कुछ दूसरा मेथड से कोयला निकालना सही रहेगा, तो नया मेथड जो इंट्रोड्यूस करेंगे उसका भी एसओपी बनाएंगे। और क्या ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट, कि ट्रेनिंग जो भी हमारे वर्कर्स है उनको ट्रेनिंग की ट्रेनिंग कब भेजना है, कैसे भेजना है, ये सारा चीज उस एसओपी में लिखा रहेगा। हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, हजार्ड को कैसे आइडेंटिफाई करना है और रिस्क को कैसे मैनेज करना है, ये सारा चीज लिखा रहेगा। सेफ्टी मैनेजमेंट फोरम्स, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है ना, सेफ्टी मैनेजमेंट फॉर्म्स के अंदर एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है, हजार्ड को कैसे एनालिसिस करना है और कैसे रिपोर्टिंग करना है। रिपोर्टिंग मतलब मान लो एक्सीडेंट हो गया तो उसका जो रिपोर्ट आप लिखेंगे तो वो कैसे करना है। मेडिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड एसओपी रहेगा, है ना, कि कब किसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना है। एंटाइटलमेंट फॉर एम्प्लॉयज इंजर्ड और सफरिंग हेल्थ इम्पैक्ट एट द माइन, ठीक है, अगर माइंस में किसी को इंजरी हो जाता है या माइंस के कारण किसी का हेल्थ में इम्पैक्ट पड़ता है तो उसके रिलेटेड एसओपी रहेगा कि उसे हमें कैसे हैंडल करना है। इट्स नीड टू बी मेड टू सूट द साइट स्पेसिफिक कंडीशन, जो भी हम इस एसओपी बनाएंगे वो उस जो भी हमारा साइट है उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाएंगे, है ना। जो भी हमारा साइट है, जैसे मान लीजिए आप कंटिन्यूस माइनर चला रहे हैं तो वो जो साइट आप जहाँ कंटिन्यूस माइनर जहाँ फेस है वहाँ क्या कंडीशन है ना, उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या करेंगे एसओपी बनाएंगे। इट शुड बी सिंपल एंड क्लियर, सिंपल होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, ये नहीं कि समझने में ही आपको टाइम लग रहा है या कॉम्प्लिकेटेड बना दिए तो समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि ये क्या है सारे वर्कर्स को भी दिया जाता है। while meeting the requirement of legislation, regulation, standing order etc, है ना। तो ये क्या होना चाहिए, जो भी एसओपी बनाएंगे उसमें क्या क्या होना चाहिए, लेजिस्लेशन के अंदर ही बनाना है, रेगुलेशन जो भी हमारा स्टैंडिंग ऑर्डर्स है उसके अंदर ही वो सारे फुलफिल होने चाहिए, है ना। एसओपी आप कुछ भी बनाए उसमें लेजिस्लेशन में जो दिया है, रेगुलेशन स्टैंडिंग ऑर्डर्स में जो दिया है वो सारा रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए। रोल ऑफ एसओपी इन इम्प्रूविंग सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ अ माइन, अब देखिए एसओपी का रोल क्या है किसी भी माइंस के सेफ्टी स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए। रोल ऑफ एसओपी in improving safety standard of a mine. Since SOP incorporates all the safety provisions, statutory or otherwise, it eliminates unsafe condition. एसओपी में क्या किया जाता है कि जितने भी हमारे सेफ्टी प्रोविजंस है, चाहे वो रेगुलेशन से रिलेटेड हो या रेगुलेशन के बाहर हो, सबको क्या किया जाता है देखा जाता है, सबको देख करके ही एसओपी बनाया जाता है कि हमारा रेगुलेशन क्या कहता है और ये कंडीशन क्या कहता है, ठीक है, दोनों को देख करके क्या बनाया जाता है एसओपी बनाया जाता है। जिसके कारण क्या होता है एसओपी से इट एलिमिनेट्स अनसेफ कंडीशन, ये अनसेफ कंडीशन को एलिमिनेट्स करता है। अब जैसे सॉवेल ऑपरेटर का एसओपी क्या है, पहले वो देखेगा कि उसका फेस कैसा है ना, शॉवेल ऑपरेटर है वो पहले देखेगा कि उसका जो फेस है, और ओपन कास्ट की बात करें तो ये जो फेस है वो कैसा है, उसका हाइट कितना है ना। तो ये क्या हुआ एसओपी में है कि आप पहले देखेंगे कि अनसेफ तो नहीं है, आपका मशीन अनसेफ तो नहीं हो जाएगा, है ना। तो ये एसओपी में है। तो सॉवेल ऑपरेटर क्या करेगा, पहले आएगा देखेगा कि उसका जो फेस मिला है वो मशीन को हानि तो नहीं पहुंचा सकता। तो इसके कारण क्या हुआ, इट एलिमिनेट्स अनसेफ कंडीशन, क्या हुआ अनसेफ कंडीशन को एलिमिनेट कर देता है। अनसेफ एक्ट को भी क्या करता है एलिमिनेट कर देता है। कि मान लीजिए अब सॉवेल ऑपरेटर को पता है कि क्या क्या मुझे करना है, तो वो अनसेफ एक्ट नहीं करेगा, है ना, उसको तो लिख करके दे दिया गया है कि आपका ये जिम्मेदारी है, आप ऐसे ऐसे करेंगे। तो ये क्या करेगा अनसेफ कंडीशन को भी खत्म करेगा एसओपी, और अनसेफ एक्ट को भी एलिमिनेट करेगा। अब उसको क्योंकि वर्कर्स को पता ही नहीं है कि उसे करना क्या है ना, तो वो क्या करेगा अनसेफ एक्ट कर देगा। जब उसे एसओपी दे दिया गया, वो पढ़ लिया कि हाँ मेरी ये जिम्मेदारी है, मैं मशीन में पहुंचूंगा ये सारी चीजें करूंगा, तो वहाँ अनसेफ एक्ट भी खत्म हो जाता है। रिजल्टिंग इनटू इम्प्रूव्ड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ अ माइन, इससे क्या हमें मिलता है कि माइंस का सेफ्टी स्टैंडर्ड इम्प्रूव होता है ना, ना अनसेफ एक्ट हो रहा है ना अनसेफ कंडीशन बचा।
SOP is prepared based on risk assessment exercise into account the prevailing safety scenario। जो SOP प्रिपेयर किया जाता है वो किसके बेस पे किया जाता है? रिस्क जो भी हमने एसेस किया उसके बेस पे किया जाता है कि हमने क्या किया, रिस्क एसेस कर लिया कि यहाँ यहाँ अगर ऐसा काम होगा तो ये रिस्क है ना, यहाँ रिस्क हो सकता है, रिस्क एसेस कर लिया तो उसके अकॉर्डिंग क्या किया। अब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है ओपन कास्ट माइंस में कि हमने रिस्क एसेस्ड किया कि ये हमारा हॉल रोड है, ठीक है, और ये हमारा बर्म होना चाहिए। अगर यहाँ बर्म नहीं हुआ तो यहाँ एक्सीडेंट हो सकता है, और यहाँ क्या टर्निंग भी है, टर्निंग में आपका डंपर ऐसे आके ऐसे घूमेगा तो यहाँ एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। तो ये क्या आपने रिस्क एसेस किया कि यदि यहाँ बर्म नहीं हुआ तो रिस्क है ना, या डंपिंग है, डंपिंग में बर्म नहीं हुआ तो डंपर नीचे जाने का रिस्क है, ये आपने रिस्क एसेस कर लिया है ना, कि कितना रिस्क है, डंपर नीचे जाएगा तो कितना हानि होगा, ये सारा रिस्क असेसमेंट हमने कर लिया। अब इसके बेस में हम एसओपी बनाएंगे कि जितने भी डंपिंग है, डंपिंग में बर्म बनाया जाएगा, बर्म का हाइट इतना रखा जाएगा, है ना, और बिना बर्म के डंपिंग नहीं कराना है, डंपिंग के नीचे पानी वाला जगह है तो वहाँ डंपिंग नहीं कराना है। ये सब हमने क्या, पानी रहेगा नीचे तो क्या होगा, डंपिंग स्लाइड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं ना। तो हमने पहले रिस्क एसेस कर लिया कि डंपिंग में क्या क्या खतरा हो सकता है। एक खतरा क्या, बर्म, बर्म बनाना ज़रूरी है। ये आपने एसओपी बना दिया कि डंपिंग का एसओपी क्या है कि डंपिंग में जब आपका डंपर घुसेगा तो डंपर की गति कितनी होनी चाहिए, है ना, डंपर की गति कितनी होनी चाहिए डंपर जब घुसा डंपिंग वाले एरिया में। फिर उस डंपिंग वाले एरिया में जहाँ डंप हो रहा है वहाँ बर्म होना चाहिए, बर्म का हाइट इतना होना चाहिए, और नीचे कहीं बर्म जहाँ डंपिंग हो रहा है वहाँ तालाब वगैरह ना हो, पानी वाला जगह ना हो जिससे कि डंपिंग स्लाइड होने का खतरा हो। तो ये आपने क्या कर दिया, डंपिंग का सारा एसओपी बना दिया। पहले रिस्क एसेस किया कि क्या क्या होने से खतरा होगा, फिर एक एसओपी बना दिया कि डंपिंग आपको ऐसे करवाना है। डेंजर इन द माइन, एग्जिस्टिंग डेंजर जो भी है उसको अपन क्या करते हैं, रिस्क को एसेस करते हैं, उसके बेस पे एसओपी बनाते हैं। हैंस इट प्लेज अंडर मेंशन रोल इन इम्प्रूविंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इन अ माइन। तो क्या है, एसओपी क्या रोल प्ले करता है, ये माइंस के सेफ्टी स्टैंडर्ड को बढ़ाने में एक रोल प्ले करता है ना, माइंस के सेफ्टी स्टैंडर्ड को बढ़ाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, एसओपी। इम्प्रूवमेंट इन सेफ्टी स्टैंडर्ड, इम्प्रूवमेंट इन सेफ्टी स्टैंडर्ड इन माइनिंग ऑपरेशंस, क्या क्या रोल करता है, माइनिंग ऑपरेशंस में सेफ्टी स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करता है। रिडक्शन इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ हेल्थ हजार्ड, एसओपी से क्या होता है, जो हेल्थ हजार्ड है उसमें रिडक्शन किया जाए, कमी आता है, ठीक है। रिडक्शन इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड, एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ जो होता है, मान लो कुछ ऐसी बीमारी जो कि डस्ट डस्ट से जो बीमारियां होती है हमें, है ना, वो सब क्या हो गया, आप डस्ट कंट्रोल करेंगे तो वो खुद ब खुद क्या होगा, आपका ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड कम होगा। स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ सेफ्टी लेजिस्लेशन इन माइंस, एसओपी से और क्या हमें फ़ायदा मिलता है कि जो भी हमारे लेजिस्लेशन है उसको हम क्या करते हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं ना। माइंस के रिलेटेड जो भी लेजिस्लेशन है उसको हम, अब ये बर्म जो रहना चाहिए ये क्या है, ये एक लेजिस्लेशन भी है कि हॉल रोड के किनारे में बर्म होना चाहिए। तो एसओपी भी आपने बना दिया कि कोई भी डंपर तब तक नहीं चलेगा जब तक हॉल रोड में बर्म ना हो, एसओपी भी बना दिया और हमारा लेजिस्लेशन भी है। तो एसओपी बनाने से हम क्या करते हैं, लेजिस्लेशन को भी फॉलो करते हैं। यूज ऑफ फिट फॉर पर्पज मैन और मशीन, ठीक है। एसओपी से एक ये फायदा क्या होता है, जो उस जगह पे मशीन फिट होता है उसे ही हम यूज करते हैं ना, कंडीशन के हिसाब से मशीन हर जगह अलग अलग, कहीं पेलोडर चल सकता है, कहीं शॉवेल चल सकता है, तो वो कंडीशन के हिसाब से हम क्या करेंगे, यूज ऑफ फिट फॉर पर्पज, उस जगह पे कौन सा मैन या मशीन फिट होगा, ये एसओपी से हमें फायदा मिलता है। सुटेबल वर्क, है ना, अच्छे से वर्क, अच्छे से वर्किंग होता है वहाँ। अवॉइडिंग अनसेफ कंडीशन एंड अनसेफ एक्ट, एसओपी से एक फ़ायदा ये होता है कि हम अनसेफ कंडीशन को भी ख़त्म करते हैं और अनसेफ एक्ट को भी ख़त्म करते हैं। इम्प्रूवमेंट इन लेवल ऑफ सेफ्टी, और जो हमारा सेफ्टी का लेवल है उसमें इम्प्रूवमेंट होता है। सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन माइंस, जो भी माइंस में पर्सन एम्प्लॉयड हैं उनके सेफ्टी हेल्थ और वेलफेयर में क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होता है एसओपी के आने से, है ना।
कि उसमें एसओपी में सारा चीज़ लिखा रहता है कि आपकी जिम्मेदारी ये है, आपको ये करना है। तो एक तरीके से क्या है, सतर्क रहता है ना, कि इसको पावर भी मिल जाता है कि अनसेफ कंडीशन है, तो मुझे एसओपी मिला है कि मैं इस कंडीशन में नहीं चलाऊंगा, है ना। तो एक क्या होता है, वर्कर को जबरदस्ती भी काम नहीं कराया जा सकता। यहाँ से एसओपी से एक फायदा ये भी होता है कि जबरदस्ती भी काम नहीं, अब वर्कर को दिख रहा है कि अनसेफ कंडीशन है, वहाँ काम करूंगा तो मशीन या मुझे डैमेज हो सकता है, तो उसको एक एसओपी से अधिकार भी मिल जाता है कि मुझे ये एसओपी दिया गया है कि इस कंडीशन में आपको मशीन नहीं चलाना है। तो वो क्या करेगा, साफ मना कर देगा कि मुझे ऐसे कंडीशन में मशीन में नहीं चलाऊंगा। ठीक है, जैसे डंपर ऑपरेटर है और वह हॉल रोड में कहीं टर्निंग है, वहाँ बर्म ही नहीं है, तो क्या कर सकता है डंपर ऑपरेटर, साफ मना कर सकता है कि मुझे एसओपी में बताया गया है कि जब तक बर्म ना हो आपको डंपर नहीं चलाना है, डंपिंग में बर्म नहीं है ना। और क्या कर रहे हैं, एज टू एज किया जा रहा है कि डंपिंग करो एज टू एज, ताकि ज़्यादा ढकेला ना पड़े माल। तो डंपर ऑपरेटर वहाँ विरोध कर सकता है कि मुझे एसओपी बताया गया है कि 3 मीटर पहले ही आपको डंप करना है, फिर यहाँ डोजर इस मटेरियल को ढकेल करके नीचे गिराएगा, है ना। वो क्या कर सकता है, यहाँ अपना अधिकार के लिए लड़ सकता है कि मैं किनारे में डंपिंग नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ अनसेफ है, मेरा डंपर नीचे जा सकता है। मुझे ये बताया गया है कि 3 मीटर पहले डंप करेंगे, उसके बाद उस मटेरियल को डोजर ढकेल करके नीचे फेंकेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपका सेफ्टी भी इम्प्रूव होता है। अब एडवांटेज क्या है सेफ्टी एसओपी का, और डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज ये है कि जो हमने ऊपर पढ़ा वही सारा ही है कि इम्प्रूव होता है सेफ्टी स्टैंडर्ड इन माइनिंग ऑपरेशन में, इम्प्रूवमेंट होता है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन में रिडक्शन होता है ना। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन जो रहता है उसमें कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा होता है। रिडक्शन इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ हज़ार्ड, ऑक्यूपेशनल हेल्थ जो हज़ार्ड होते हैं, ठीक है, माइंस में एक्सीडेंट जो भी होते हैं, जो हज़ार्ड होते हैं माइंस से रिलेटेड, उसमें रिडक्शन होता है, एक्सीडेंट में कमी आती है मतलब। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज देयर बाई कटिंग कॉस्ट एंड रिड्यूसिंग वेस्टेजेस, जो जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं उनका क्या होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, सही यूटिलाइजेशन होता है। स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ सेफ्टी लेजिस्लेशन माइंस, जो भी सेफ्टी लेजिस्लेशन है, रूल्स रेगुलेशन है, उसे अच्छे से फॉलो किया जाता है। यूज ऑफ फिट फॉर पर्पज मेन मशीन, जो हमने ऊपर पढ़ा कि कौन सा मशीन जहाँ फिट रहेगा वहीं हम काम करते हैं। अवॉइडिंग अनसेफ कंडीशन अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन और अनसेफ एक्ट को अवॉइड किया जाता है ना, कंडीशन भी ठीक हो जाता है, एक्ट भी अवॉइड होता है। इम्प्रूवमेंट इन द लेवल ऑफ सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन माइन, वही है सेम चीज जो हमने ऊपर पढ़ा, है ना, कि जो भी पर्सन एम्प्लॉयड हो रहे हैं। मटेरियल का मैक्सिमम हाइट कितना होना चाहिए, मटेरियल का मैक्सिमम हाइट, मटेरियल की फेस, तो इसको आप क्लियर कीजिए। तो मटेरियल की बात कर रहे हैं कि फेस की बात कर रहे हैं या बर्म की बात कर रहे हैं, है ना। डिसएडवांटेज क्या है, इट डिमांड्स हाई लेवल ऑफ स्टैंडर्ड एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्टाइज फॉर इट्स प्रिपरेशन। एसओपी का डिसएडवांटेज क्या है कि आपको जो एसओपी बनाते हैं उन वो क्या होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए। जो भी एसओपी बना रहे हैं वो क्या होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, और हाई लेवल ऑफ स्टैंडर्ड होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी फॉर्मेलिटी के लिए हमने बना दिया। जो भी एसओपी हम बना रहे हैं उसका लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, और जो बना रहा है उसमें एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत होती है। वर्कर्स आर रिलक्टेंट टू अडॉप्ट एसओपी, एक और डिसएडवांटेज क्या है, वर्कर्स क्या होते हैं, एसओपी को जल्दी से फॉलो नहीं करते हैं, है ना। वर्कर्स क्या करते हैं, एसओपी ठीक है मिल गया उसको पढ़े साइड में फेंक दिए या पढ़े ही नहीं। ठीक है, तो वर्कर्स क्या होते हैं, एसओपी को ठीक से फॉलो नहीं करते हैं। इट रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट अपडेशन ड्यू टू चेंजेस इन माइनिंग कंडीशन। अब माइनिंग कंडीशन क्या है, जैसे जैसे माइंस आगे बढ़ते जाता है कंडीशन अलग अलग होते जाता है, इसमें क्या होगा, एसओपी में बार बार क्या होना, अपडेट करने की ज़रूरत होती है। ये नहीं कि एक बार हमने एसओपी बना दिया तो वो सालों साल चल रहा है। तो जैसे जैसे माइनिंग कंडीशन बदलते जाता है तो एसओपी क्या होगा आपका, अपडेट करना पड़ता है। ये सारा चीज़ था एसओपी। अगला क्या है हमारा, कंट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्स इन माइन सेफ्टी, जो हम माइन सेफ्टी में हम ह्यूमन जो हैं वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना। तो सिलेबस है जो आपका एसओपी हो गया ये। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store.
Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.